Welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and today, in a series of videos, we'll be discussing about the latest reforms which are brought by UPSC, जिसमें कि UPSC provisional answer key provide करेगा just after prelims exam. Before getting into the nitty-gritties of this particular topic, let me tell you about the offer provided by Shriram's IAS, which is 1:1 mentorship, which is absolutely free of cost for all of you. Okay, you can visit us offline as well as you can contact us telephonically, and you can basically get your queries resolved regarding UPSC journey. A senior mentor will be associated with you and he'll help you how you can proceed your UPSC journey in an efficient and effective manner. Okay, now let's look into the topic which we are going to discuss. Now, the topic is about the provisional answer key which UPSC is going to present to all of us after the UPSC prelims exam. जैसे कि पीछे कुछ सालों में हम देख रहे थे कि हर बार जब भी फाइनल आंसर की आती थी, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद आती थी, तो कई सारी कंट्रोवर्सीज उसके अंदर आ जाती थी पिक्चर में. ओके, कई सारे क्वेश्चंस पे डिलेमा रहता था, डिबेट रहता था, जो अपने आप एक सोशल मीडिया कैंपेन का भी हिस्सा रह चुका है. ये सब को देखते हुए आफ्टर द लिटिगेशन व्हिच वाज फाइल्ड इन द ऑनरेबल कोर्ट, the UPSC has come up with this particular resolution that they will come up with provisional answer key. ठीक है, अब आप जान ही रहे हैं कि ये न्यूज़ 3 से 4 दिन पुरानी है, बट because now the dust has settled, so let's look into this particular topic थोड़ा डिटेल में. ओके, now what are the details of it? इससे क्या फायदे होंगे, पहले क्या था, अब क्या हो जाएगा, उन सब बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट जो आप लोगों को समझना जरूरी है, सारे यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना जरूरी है, और जो भी इस एग्जाम की तरफ देख रहे हैं, आने वाले सालों में देने वाले हैं, उनके लिए देखना जरूरी है, वो ये है कि पहले क्या सिस्टम हुआ करता था. तो पहले या पुराने सिस्टम में या अभी जो प्रिवेलिंग सिस्टम है उसमें ये हुआ करता था कि जब भी आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ करता था तो उसके इमीडिएट बाद आंसर की प्रोवाइड नहीं होती थी. नाउ आफ्टर द होल प्रोसेस इज डन, दैट बेसिकली मीन्स इज दैट कि वंस a set of people qualify the prelims exam and when they appear for the mains part of the exam which includes written as well as interview, उसके बाद उसके उपरांत जब मेरिट लिस्ट बनती थी और फाइनल रिजल्ट आता था, तब पीपल यूज्ड टू गेट टू नो अबाउट द रियल आंसर्स ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जाम. और इस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1 साल जो है वो बीत जाता था. तो कहीं ना कहीं जील भी खत्म हो जाती है और साथ ही साथ एक ठगा हुआ सा महसूस करते हैं वो स्टूडेंट्स व्हेन दे गेट टू नो दैट the questions about which they were particular that is right, it was basically wrong. तो इन्हीं सब डिलेमा, इन्हीं सब we can say uneven surprises को लेकर UPSC has come up with this particular resolution that they'll be providing answer key now. ठीक है, अब इससे क्या क्या फायदे होंगे इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा. देखिए, फायदा नंबर 1 जो है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूपीएससी. यूपीएससी जो है, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इट इज बेसिकली द बुलवाक ऑफ मेंटेनिंग मेरिट इन आवर ब्यूरोक्रेसी. हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है हमारे 3 पिलर्स में से, उसका जो ग्राउंड लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन करता है, दैट इज व्हाट ब्यूरोक्रेसी इज. और उसमें मेरिट इंश्योर करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली कम्स अप विद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो कहीं ना कहीं वहां पे क्रेडिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड जो भी लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, ऑल द पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सच एग्जाम्स, दे मस्ट हैव अ सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स यूपीएससी. तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करने के बाद व्हाट विल हैपन इज दैट कि ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी मेंटेन हो पाएगी यूपीएससी के साथ, जो कि पिछले कुछ सालों में कुछ गलत आंसरों के कारण कहीं ना कहीं डामाडोल हुई है. इसके अलावा और क्या है, अर्ली फीडबैक एंड सेल्फ असेसमेंट. अर्ली फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जब प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड होगी तो लोगों के जो भी संशय हैं, जो भी डाउट्स हैं, दैट दे कैन प्रेजेंट टू यूपीएससी. वो बता सकते हैं उन्हें कि हमें इन क्वेश्चंस पे डाउट है जो की आपने प्रोवाइड की है, उसके बनिस्बत अगर उसका रिजोल्यूशन हो सकता है तो वो कृपा करके हो जाए. तो ये सारे जो इश्यूज है ये रिजॉल्व हो पाएंगे और फीडबैक मिलेगा यूपीएससी को भी क्वेश्चंस को लेकर. ओके, अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड एरर करेक्शन. ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे, जहां स्टूडेंट्स जो हैं जब एक ऑथेंटिक सोर्स, एक नहीं बल्कि 3 ऑथेंटिक सोर्सेज से जब किसी पर्टिकुलर फैक्ट को वो लोग सपोर्ट करेंगे या फिर रिफ्यूट करेंगे यूपीएससी को, तो वहां पर अगर उनकी बात मानी जाती है तो इट कम्स अंडर ग्रीवेंस रिड्रेसल. आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, एस्पिरेंट्स के जो ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें यूपीएससी हैंडल करेगा. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप इस बात को समझिए कि सरकारी नौकरी जिसका कि हमारे देश में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके एपिटमी के पे, उसके हाइट पे,
उसके पीक पर यूपीएससी बैठा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बैठा है। ओके, तो वहां उस लेवल पे ग्रीवांस रिड्रेसल अगर हो पाएगा तो एक बहुत बड़ी जनता जो है, जो शायद ये एग्जाम नहीं भी दे रही है, उनको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि वी हैव सच बॉडीज, सच कमीशंस विच आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल। तो ग्रीवांस रिड्रेसल जो है वो किसी भी पब्लिक बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि थ्रू देयर ओन मीन्स होना चाहिए, ना कि जुडिशरी के थ्रू। ओके, सो ये एक और फायदा होगा। और क्या फायदा है? रिडक्शन इन लिटिगेशन। जैसे आप समझ ही रहे हैं, अभी जो ये रिफॉर्म आया है यूपीएससी की तरफ से, ये रिफॉर्म ऐसा नहीं है कि यूपीएससी खुद से लेकर आया है, बल्कि एक लिटिगेशन के अंतर्गत ऑनरेबल कोर्ट में यूपीएससी हैज कम अप विद दिस कि नाउ दे विल प्रोवाइड प्रोविजनल की, सो दैट स्टूडेंट्स जो है, एस्पिरेंट जो है, वो संशय में ना रहे, वो किसी डिलेमा में ना रहे, और अपनी तैयारी को आगे वो अच्छे तरीके से प्रोसीड कर पाए। गॉट इट? सो ये सारे के सारे फायदे हैं अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए इस प्रोविजनल आंसर की का। नाउ लेट्स लुक इनटू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। व्हाट इज द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट? व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट? अभी और क्या चैलेंजेस आ गए हैं इस प्रोविजनल की के प्रोविजन पर? ठीक है ना, प्रोविजनल की जो प्रोवाइड होगी, इस पर क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। तो पहला जो चैलेंज जो है, जो हमें जानना जरूरी है, वो है अबाउट लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्शंस। आप समझिए, एस्पिरेंट सालों से भरे पड़े हैं, तो इट माइट हैपन दैट बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन और बिकॉज ऑफ asserting their own opinion they can come up with lot of objections, जो कहीं ना कहीं irrational भी हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, उसके लिए क्या यूपीएससी प्रिपेयर्ड है? दैट वी डोंट नो। ओके, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ न्यू थिंग। ऑफ कोर्स 2026 का प्री होने में भी काफी टाइम है, सो यूपीएससी हैज एनफ टाइम to tackle this or manage these issues, but the jury is still out. It's yet to be seen that how will this particular issue be handled. इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं? नेक्स्ट चैलेंजेस क्वालिटी ऑफ सबमिटेड मटेरियल। आप इस बात को समझिए कि यूपीएससी ने यह साफ शब्दों में कहा है कि 3 ऑथेंटिक मटेरियल्स के साथ द स्टूडेंट्स विल हैव टू कम अप टू देम इफ दे हैव ऑब्जेक्शन विद एनी पर्टिकुलर आंसर। बट ये जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, इनकी क्वालिटी भी अभी देखी जानी बाकी है कि किस तरह की क्वालिटी रहेगी, बिकॉज यूपीएससी ने अभी तक किस तरह की क्वालिटी या किस सोर्स को वो ऑथोरिटेटिव कहते हैं, इसे डिफाइन नहीं किया है। तो अगेन इट इज येट टू बी फाउंड। ठीक है, क्योंकि आप समझिए इस बात को, क्वालिटी रिसोर्सेज की जहां तक बात है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की बात है, वो एक सब्जेक्टिव टर्म है। जैसे कि एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो है उसको आप मान सकते हैं एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी को आप अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बट ऐसे और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनको कि इस एम्बिट में रखा जा सकता है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा जा सकता है, कई बार न्यूज क्रॉनिकल्स को भी रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जिन टेक्स्ट की बात यूपीएससी इस पर्टिकुलर लिटिगेशन में कर रहा है, उसकी अथॉरिटी कैसे यूपीएससी डिफाइन करता है, यह देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या है नेक्स्ट चैलेंजेस? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। आप इस बात को समझिए, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब यहां पर यह है कि कई बार यूपीएससी में पॉलिटी के फिलोसफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पर कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है वो पिक्चर में आ जाता है, कहीं ना कहीं ओपिनियन डिफर कर जाता है ऑन द सेम टॉपिक्स। ओके, सिंपल कंसेप्ट्स अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट और लिबरलिज्म और इक्वालिटी, इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स पर भी कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो वो कैसे डिफाइन होगी, ये भी देखा जाना बाकी है। इसके अलावा और क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? डिले इन फाइनलाइजिंग रिजल्ट। आप जान ही रहे हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट अब बहुत ही कम दिनों में आ जाता है, 10-15 दिनों में ही आ जाता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अभी भी संशय बना रहता है, कई बार उसमें थोड़ा डिले रहता है। ये डिले जो है ये और इंक्रीज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि दे आर, यूपीएससी कैन से दैट दे आर प्रिपेयरिंग द प्रोविजनल आंसर कीज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस कारण से जो यूपीएससी की साइकिल है वो इफेक्ट हो सकती है। तो ये भी एक प्रोबेबल चैलेंज जो है वो हो सकता है। ओके, और क्या चैलेंजेस है? और चैलेंजेस देखिए अगर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। आप समझिए इस बात को, प्रोविजनल आंसर की प्रिपेयर करना और उसे जनता के पटल पे रखना, कहने का मतलब पब्लिक कर देना, वो जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो जाएगा, जिसके लिए यूपीएससी कितना प्रिपेयर्ड है दैट वी डोंट नो। सो इट विल इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज ऑलरेडी बर्डन्ड।
क्योंकि उनके पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? मेरिट इंश्योर करना इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। सो दैट्स व्हाई these all challenges are going to be there for UPSC while they come up with provisional answer key. Okay, what next is there? इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें यह जानना जरूरी है कि जैसे कि और क्या क्या यूपीएससी करने की जरूरत है आने वाले दिनों में। ठीक है, आने वाले दिनों में यूपीएससी को किस तरीके से ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं, ये सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं, इनको वो कैसे इंप्रूव करेगा, कैसे इनको वो जस्टिफाई करेगा, कैसे इनको वो अपने एम्बिट में लेगा। इसके लिए यूपीएससी को क्या करने की जरूरत है, इस बारे में भी थोड़ी बातें करनी जरूरी है। बिकॉज वी एज रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर्स वी मस्ट गिव अ क्यू टू यूपीएससी दैट इन कमिंग डेज दे शुड कम अप विद नोटिफिकेशंस इन विच दे शुड बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम डिफाइन करे यूपीएससी। एग्जैक्ट टाइम फ्रेम कहने का मतलब ये कि एग्जैक्टली व्हेन यूपीएससी इज गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोविजनल आंसर की, बकायदा डेज डिफाइन होने चाहिए कि वो अगले ही दिन होगा, 2 दिन बाद होगा या कब होगा, ताकि किसी भी तरीके का डाउट एक एस्पिरेंट के मन में ना रहे। पहली बात। द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन। कहने का मतलब ये कि जो ऑब्जेक्शन बच्चे लेकर आएंगे, जो ऑब्जेक्शन रहेंगे एस्पिरेंट्स के, वो जो है वो कितने दिनों में वो ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी प्रिपेयर करने में फॉर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो एम्पल टाइम, एडिक्वेट टाइम जो है, दैट स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड विद, दैट स्टूडेंट शुड बी गिवन सो दैट दे कैन कम अप विद द वेरियस ऑब्जेक्शंस इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये भी यूपीएससी को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एडिक्वेट टाइम दे to all the aspirants to come up with objections from standard authoritative texts. इसके अलावा और क्या यूपीएससी को ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले दिनों में? नोटिफिकेशन के अंदर ये बातें उन्हें रखनी पड़ेंगी। वो अगला है लिमिट ऑफ ऑब्जेक्शंस। आप समझिए इस बात को, अगर आप लिमिट नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्शंस पे, ठीक है, तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वी कैन से भावनाओं में बह सकते हैं। अगर हम लिमिट लगाएंगे ऑब्जेक्शंस पे, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस अदर कमीशंस, स्टेट कमीशंस, दे कम अप विद ऑब्जेक्शंस, दे आस्क स्टूडेंट्स टू कम अप विद ऑब्जेक्शंस, दे ऑलवेज लिमिट द नंबर। व्हाई डू दे लिमिट द नंबर? सो दैट एवरी एस्पिरेंट गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। आप सपोज कीजिए अगर 5 एस्पिरेंट्स ने भी, या वी कैन से 500 एस्पिरेंट्स ने भी 100 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो ये फिगर बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब आप इस ऑब्जेक्शन को लिमिट करेंगे तो डाइवर्सिफाइड ऑब्जेक्शंस आ पाएंगे, और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों को वी कैन से दे कैन बी हर्ड बाय यूपीएससी। सो दैट्स व्हाई जो लिमिट है ऑब्जेक्शंस पे वो लगाना बहुत जरूरी है। वो लिमिट क्या रहेगा ये तो श्योर है कि यूपीएससी लिमिट लगाएगा, बट वो ऑब्जेक्शन कितना रहेगा, वो लिमिट कितना रहेगा, ये हमें अभी भी देखना है, और यूपीएससी को भी इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने की जरूरत है। नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज नेचर ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। अगेन अथॉरिटेटिव सोर्सेज जो है उनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है यूपीएससी को, कि क्या या किन सोर्सेज को वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अबाउट डिबेटेबल टॉपिक्स? जो टॉपिक्स जिन पे डिबेट रहेगा, जिन पे कंट्रोवर्सी रहेगी, उनका क्या होगा? क्या उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर सब बच्चों को इक्वल नंबर मिल जाएंगे उन क्वेश्चन पे, या फिर क्या होगा, यह भी जानना बाकी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये यूपीएससी को आंसर करना जरूरी है। नाउ अभी जो लग रहा है लिटिगेशन के थ्रू, लिटिगेशन में यूपीएससी ने अपना जो पक्ष रखा है उसमें ये दिख रहा है कि वंस यूपीएससी के सामने ऑब्जेक्शंस आते हैं तो आफ्टर द प्रोविजनल आंसर की दे विल ओनली कम विद द फाइनल आंसर की आफ्टर द रिजल्ट्स, बट दिस शुड ऑल्सो बी चेक्ड बिकॉज इट शुड बी डन इन इटरेशंस। कम से कम एक बार स्टूडेंट्स को यह लगना चाहिए कि जो उन्होंने बात बोली यूपीएससी के सामने, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो एक फाइनल आंसर की भी रिलीज बिफोर द रिजल्ट होनी चाहिए। दैट्स आवर सजेशन टुवर्ड्स यूपीएससी कि फाइनल आंसर की बिफोर द रिजल्ट शुड बी पब्लिश्ड सो दैट स्टूडेंट्स, द एस्पिरेंट्स शुड बी एट लीस्ट एश्योर्ड ऑफ व्हाट यूपीएससी इज एक्चुअली गोइंग टू डू। और ये जो संशय बना रहता है करियर को लेके, ये जो डाउट्स बने रहते हैं, डिलेमा बना रहता है करियर को लेके, इससे स्टूडेंट जो है वो ग्रस्त ना हो, वो इफेक्ट ना हो। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट दिस होल प्रोविजनल आंसर की थिंग अबाउट यूपीएससी।
I hope this session was fruitful for you. That's all from my side. Thank you.